हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पप्पू ऑनलाइन क्लासेज में। आज आपको हम बताने वाले हैं विद्यासागर अंकगणित अध्याय 2 संख्या पर आधारित प्रश्न। ठीक है, प्रश्न जानने से पहले हम जानेंगे संख्या के बारे में। ठीक है, तो चलिए संख्या जो है हम शुरू करेंगे। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 ये सब क्या है? प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो कहाँ तक जाएगा? अनगिनत तक जाएगा, यानी कि अनंत तक जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर है सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है, और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या जो है क्या है? 2 है। सॉरी, अनंत है। समझे ना, अनंत है। चलिए परिभाषा जान लेते हैं। और पूर्ण संख्या का, पूर्ण संख्या जो है यहाँ पे कह रहा है, पूर्ण संख्या का क्या परिभाषा दिया है? प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य को शामिल करने पर पूर्ण संख्या का परिवार प्राप्त होता है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये जाते रहेगा। ठीक है, जाते रहेगा। उसके बाद इसी में आपका ये पूछा जाएगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो आप कहेंगे 0 है ना। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 0 है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है? अनंत। इसका जो है जाते रहेगा। ठीक है, रुकने का नाम नहीं लेगा, इसलिए ये अनंत है। हो गया ना, ये भी समझ में आ गया। आपको प्राकृत संख्या भी पता हो गया और पूर्ण संख्या भी पता हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं 3 नंबर में पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या के बारे में हम अच्छे से समझेंगे इस वीडियो में, और यहाँ पर जो है पूर्ण संख्या के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, पूर्ण संख्या जो पूर्णांक संख्या जो है, पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक और प्राकृत संख्या को शामिल कर ले तो पूर्णांक संख्या का परिवार प्राप्त होता है ना। समझे ना बात को? जैसे -3, -2, -1 है, और उसके बाद 0, 1, 2, 3 इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, है ना। आगे भी पीछे भी पीछे जो है ये पीछे आगे भी जाएगा और पीछे भी जाएगा। तो समझ में आ गया। अब इसमें कहेगा आपसे सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कौन सी है? सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कहेंगे अनंत है। सबसे छोटी पर पूर्णांक जो है -4 होगा, -5, -6 जाते रहेगा, है ना। समझे ना बात को? अब यहाँ पर सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या कौन सी है? तो आप कहेंगे सर ये जो है अनंत हो गया, यानी कि यहाँ से पूर्ण संख्या यानी कि बड़ी पूर्णांक संख्या जो है 1, 2, 3 जाए, है ना। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जाते रहेगा। ठीक है, इसलिए मतलब ये अनंत हो गया। अब माइनस कौन सी संख्या है? -3 जो है, -3 कौन सी संख्या है? तो आप कहेंगे सर ये पूर्णांक संख्या है ना, पूर्णांक संख्या है। अब देखिए एक्स्ट्रा में इसको आप आगे रखिएगा, सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या है। आपसे पूछा जाएगा सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या है, तो कहेंगे सर हाँ है। ठीक है, अब यहाँ पे है सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है, तो आप कहेंगे सर हाँ है ना। इसका आंसर भी दिया गया है। अब यहाँ पे है सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या है, कहेंगे सर नहीं। उसके बाद सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या है, कहेंगे नहीं सर। समझ में आ गया ना? सर अगर इसको सीधा पढ़ेंगे, इसे सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या है तो बोलेंगे हाँ। उसी का उल्टा अगर बोलेंगे सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या है या पूर्ण संख्या है, कहेंगे नहीं सर नहीं है। समझे ना बात को? अब -5 और -3 इन दोनों में कौन बड़ा है? आप जानते हैं -5 और -3 इन दोनों में से कौन बड़ा है? अगर मेरा वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा। ठीक है, हम बताए हैं बहुत वीडियो में। ठीक है, तो -3 क्यों बड़ा है, -5 क्यों नहीं बड़ा है, ये हम अच्छे से समझाए हुए हैं।
हो सकता है आगे हम प्रश्नावली में हम समझाएंगे। चलिए अभी जो है बेसिक चीज जान लेते हैं, परिभाषा जान लेते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है क्या है, सम संख्या है। सम संख्या का परिभाषा क्या दे सकते हैं, ऐसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ये सब जो है सम संख्या है, ठीक है। तो इसमें जो है 2 से भाग पूरा पूरा लग जाता है, इसलिए ये जो है सम संख्या है। अगर आपसे एक कह दिया जाए सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, आप कहेंगे सर सबसे छोटी हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 2, इसलिए यहाँ पे 2 हो जाएगा। सबसे छोटी सम संख्या 2 है। अगर आपसे कहा जाए बच्चों बताओ सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी है, आपको पता है यहाँ पे 2 तो शुरुआत हमको पता है, लेकिन अंत पता नहीं है। जिससे कि 10 भी हो सकता है, 12, 16, 20 जहाँ तक पढ़ेंगे वहाँ तक जाएगा, ठीक है। इसलिए इसका अंत नहीं है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं जी, अनंत बोलते हैं, ठीक है। अब इसका ये सूत्र जो है याद रखना है, आपको आगे काम आएगा। जब प्रश्नावली हम बताएंगे उसमें आपको काम आएगा, इसलिए याद रखना है। प्रथम n सम संख्या का योग बराबर में n इंटू n प्लस में 1, इसको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि आगे काम आपको आने वाला है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर है सभी सम संख्या प्राकृत संख्या है, कह रहा है सभी सम संख्या प्राकृत संख्या है। कहेंगे हाँ सर हाँ, क्योंकि सभी सम संख्या जो है प्राकृत संख्या है। आप प्राकृत संख्या भी पढ़ रहे हैं, सम संख्या भी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर सभी सम संख्या पूर्ण संख्या है, कहेंगे सर हाँ है, ठीक है। अब देखिए सभी सम संख्या पूर्णांक संख्या है, तो कहेंगे सर हाँ है, हाँ लगा देंगे। अब इसी का उल्टा अगर जाएंगे, इसी का उल्टा तो क्या कहेंगे जी, सभी प्राकृत संख्या सम संख्या है, कहेंगे सर नहीं, सभी पूर्ण संख्या सम संख्या है, कहेंगे नहीं, ठीक है। इसी का उल्टा दे जा रहे हैं ना, सभी पूर्णांक संख्या सम संख्या है, कहेंगे नहीं नहीं है, ओके। चलिए आपको विषम संख्या के बारे में अच्छे से जानकारी हो गया। अब जाएंगे हम विषम संख्या के बारे में, तो विषम संख्या को जानेंगे अच्छे से, समझेंगे भी। चलिए यहाँ पे समझिए थोड़ा गौर से, विषम संख्याएं किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं हो उसे विषम संख्याएं कहते हैं। ऐसी संख्या जो 2 से भाग ना लगे उसे हम कहेंगे विषम संख्या। जैसे अगर आप देते हैं 2 से भाग 1 में पूरा पूरी भाग नहीं लगता है, इसलिए ये क्या है, विषम संख्या है। 3 भी विषम संख्या, 5, 7, 9, 11, 13, 14 नहीं है, 15 है, 17 है, 19 है, 21 है, ये सब की जो है आपका विषम संख्या हो गया, ठीक है। क्या है, विषम संख्या। अब देखिए सबसे छोटी विषम संख्या पूछेगा आपसे, सबसे छोटी विषम संख्या, तो आप क्या कहेंगे सर, सबसे छोटी विषम संख्या जो है 1 है ना। सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी है, तो कहेंगे सर अनंत है ना, अनंत है। अब यहाँ पे कहेगा सर ये बताइए कि प्रथम n विषम संख्या का योग अगर निकालना हो तो क्या लगाएंगे, n स्क्वायर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, n स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ रहा है ना बात को। चलिए आप इसको कॉपी में उतार लीजिए, ठीक है। ये विद्यासागर अंकगणित का ही दिया गया है, ये जो है अगर आगे आपको काम भी आएगा, जैसे 8 क्लास 9 क्लास 10 क्लास में इसका काम भी आएगा, ठीक है। इसलिए आपको नोटबुक करते जाइए, ठीक है। चलिए आगे देखें, आगे जो है यहाँ पर क्या है, सभी विषम संख्या पूर्ण संख्या है, कहेंगे हाँ। सभी विषम संख्या प्राकृत संख्या है, कहेंगे सर हाँ। सभी विषम संख्या पूर्णांक संख्या है, कहेंगे हाँ सर हाँ है। इसी का अगर उल्टा जाएंगे,
सभी पूर्ण संख्या विषम संख्या है, कहेंगे नहीं। सभी प्राकृत संख्या विषम संख्या है, कहेंगे नहीं। सभी पूर्णांक संख्या विषम संख्या है, कहेंगे नहीं। इतना समझ में आ गया? ये विषम के बारे में अच्छे से समझ में आ गया है ना? नहीं समझ में आया? चलिए विषम संख्या के बारे में जान गए। अब आगे देखते हैं क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसको, इसका परिभाषा क्या है? देखिए, एक से बड़ी संख्याएं जो खुद एवं खुद मतलब क्या होता है, स्वयं एवं एक के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो, उसे हम क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, है ना? ये सब जो है एक से भी खा रहा है और खुद से खा रहा है और अन्य से भी खा रहा है, इसलिए क्या है? भाज्य संख्या है। ठीक है, तो भाज्य संख्या हो गया। अब चलिए यहाँ पे है, अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो आप कहेंगे सर सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है 4 है। अगर सबसे बड़ी भाज्य संख्या कौन सी है, तो अनंत है। इसका हम शुरुआत हमको पता है, लेकिन अंत पता नहीं है, अंत कहाँ पे जाके होगा। ठीक है, इसलिए अनंत हो गया। अब जिसके बारे में पता है उसके बारे में हम बता दे सकते हैं। जिसका अंत ही ना हो तो उसे हम क्या बोलेंगे जी? अनंत बोल सकते हैं ना, अनंत है वो। तो आप भी यहाँ पे ये जान गए, अच्छे से समझ में आ गया। इसको आप कॉपी में उतार लीजिए, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला सवाल जो है कह रहा है यहाँ पे। क्या कह रहा है यहाँ पे सवाल में? गौर से देखना है। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या कर रहा है? अभाज्य संख्या का परिभाषा क्या है? देखिए, एक से बड़ी संख्याएं जो खुद एवं एक के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाज्य न हो। क्या कह रहा है? एक के और खुद से जो भाग लग जाए उसी को हम बोलते हैं क्या जी? क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। जिसे यहाँ एक से भी भाग लगता है और खुद से लगता है, एक से भी लगता है और 3 से लगता है, इसी को हम बोलेंगे क्या? देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 23, 29, है ना, 31, 37, 48, 43, 47, ये सब जो है अभाज्य संख्या है ना। ये सब क्या है? अभाज्य संख्या। देखिए, अब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में, अगर पूछा जाए या कोई टीचर पूछेगा आपसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आप क्या कहेंगे सर? क्या कहेंगे? सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है 2 है ना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। अब 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, देखो इसमें भी अब 2 अंक आ गया, है ना। 2 ही अंक का सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 2 अंक का, बाकी 11 है, बाकी तो कुछ नहीं है ना। यहाँ पे लिखेंगे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। अगर आपसे ये कहा जाए 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 97 होगा, है ना। 97 भी नहीं होगा, हाँ 97 होता है। यहाँ पे थोड़ा लिखने में थोड़ा गलती होगी, यहाँ पे लिख सकते थे, है ना। यहाँ पे आप कॉपी में लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? लिखेंगे 2 अंकों की सबसे बड़ी और भाज्य संख्या कौन सी है, तो आप उसमें लिखेंगे 97। क्या लिखेंगे? 97, है ना। समझ में आ गया ना क्या बोले? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? लिखेंगे सर 97, है ना। चलिए यहाँ पर एकमात्र सम संख्या और भाज्य संख्या कौन है पता है? सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। वो जो संख्या है वो संख्या 2 है, जो सम भी है और अभाज्य भी है ना। चलिए अब जानेंगे आगे। आगे बहुत ही शानदार है, अभी तो शुरुआत हुआ है जी। अब देखिए, अब अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं का परिभाषा क्या है? 2 संख्याओं का ऐसा युग्म जिसका HCF यानी कि मौसर 1 हो, जैसे एक हो उसे क्या बोलेंगे जी? अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 2 और 3 का अगर हम मौसर निकालेंगे, इसका मौसर जो निकलेगा HCF 1 निकलेगा। 3 और 5 का अगर मौसर निकालेंगे,
मौसम निकालने आता है जी, बेसिक चीज आता होगा, ठीक है। 3 और 5 का मौसम अगर निकालेंगे, आपको निकालना है तो मौसम क्या होगा, 1 निकल जाएगा। 5 7 का वही 1 होगा, 11 का ये भी होगा। आगे बढ़ेंगे तो आगे होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो है, अब ये समझ में आ गया, नोट करते चलिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं अगला सवाल। मेन चीज जो अभी तो शुरुआती है, यहाँ पे आपको क्लास 10 में ये पूछा जाता है ना। ये जो है प्रश्न, ये जो प्रश्न पर ये है क्या है, कौन सा बुक है, विद्यासागर अंगणित जो है, उसमें हम दे दिए हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे वास्तविक संख्या के कितने प्रकार होते हैं, अगर आपसे ये पूछा जाए एक नंबर में वास्तविक संख्या के कितने प्रकार होते हैं, तो आप कहेंगे सर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, एक होता है परिमेय संख्या, दूसरा होता है अपरिमेय संख्या, है ना। एक होता है परिमेय संख्या, एक होता है अपरिमेय संख्या। समझ में आ गया ना। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल जो कह रहा है यहाँ पे, क्या कर रहा है, परिमेय संख्याएं, जिसे परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम p बटे q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है, और q का मान 0 ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे जी, परिमेय संख्या। जैसे -2 बटे में 3, 7, 3 -3 बटे में 2, -4, 0.4, रूट 25 का वर्गमूल निकल जाता है ना, इसलिए क्या है, परिमेय संख्या है। 0.23, 0.345, ये सब क्या है, वो परिमेय संख्या है ना, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। चलिए देखें आगे, आगे जो कह रहा है यहाँ पे का ध्यान देना है, ठीक है। चलिए इसको हम, ये जो है फैक्ट है, इसमें कोई किताब में नहीं दिया गया है कि 0 जो है सम संख्या है या विषम संख्या, ये बुक में नहीं दिया गया है। ये तो दिमाग पर लगाए हैं, तो यहाँ पे निकला नहीं, तो यहाँ पे हम अपना मन का बात बोल रहे हैं, दिल का बात बताए हैं। 0 जो है सम संख्या है। अगर कहेंगे तो आप कमेंट अगर करेंगे इस पर, तो हम इसका वीडियो बना देंगे, ठीक है, और समझा भी देंगे कि कैसे क्या होता है, ओके। अगर आप इसका कमेंट करते हैं वीडियो बनाने के लिए, इसको प्रूव करेंगे अगर, तो आप कमेंट कीजिए। अगर कमेंट करिएगा तो हम बता देंगे प्रूव करने के लिए, ठीक है। सम है कि विषम है आपको पता चल जाएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए यहाँ पे आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है। अब जो है किसके बारे में जानेंगे, अपरिमेय संख्या के बारे में जानेंगे, ठीक है। अपरिमेय संख्या जो बोलते हैं, जिसे हम p बटे q के रूप में व्यस्त यानी कि व्यस्त नहीं किया जा सके, उसे हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। जिसको हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, उसे हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर और इसमें थोड़ा अलग भी हो सकता है, जिसका वर्गमूल पूरा पूरी ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे, जिसका वर्गमूल पूरा पूरी ना हो, उसे हम बोलेंगे अपरिमेय संख्या। ये अपना भाषा है, ठीक है, जिसका वर्गमूल पूरा पूरी ना हो। तो जो कि यहाँ पे वर्ग है ना, तो रूट के अंदर 2, रूट के अंदर 3, रूट के अंदर 5, रूट के अंदर 7, रूट के अंदर 8, रूट के 6 माइनस रूट 2, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है ना। 0.012, यहाँ पे 2 0 आया है, 2 1 आया है, 2 आया है ना, 3 गो 1 आया है, फिर 2 आया है, फिर 4 गो 1 आएगा, फिर 2 आएगा। ऐसे संख्या को हम बोलेंगे अपरिमेय संख्या, है ना। अब रूट के अंदर 20 बटे 16 ये क्या है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि 16 का तो वर्गमूल होता है लेकिन 20 का वर्गमूल नहीं होता है, इसी के कारण जो है ये पूरा क्या है, अपरिमेय संख्या। ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या, ये पाई भी जो है, पाई भी ये क्या है, वो अपरिमेय संख्या है। जहाँ पे लिखा गया है स्टार में याद रखना है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। स्टार में लिखा गया है पाई बटे में 2, पाई बटे में 3, पाई बटे में 4, पाई बटे में 5, पाई बटे में 6, ये सिर्फ संख्याओं को हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या, है ना। और 22/7 जो आता है, इस पाई का मान क्या होता है पता है आपको, पाई का मान जो होता है 22/7 होता है, और ये जो है एक परिमेय संख्या है।
अब क्यों ये जो है ये 22/7 जो है वो परिमेय संख्या क्यों है? अगर आप भाग देंगे 22 में 7 से, सॉरी 7 से भागेंगे 22 में, ये जो है एक रंग नहीं आएगा, एक अलग अलग आते रहेगा, ठीक है, तभी होगा वो परिमेय संख्या होगा। अगर एक ही तरह आएगा, जैसे यहाँ पे एक आया, दो आया, फिर दो को एक आ गया, दो आ गया, तीन को एक आ गया, फिर दो आएगा, फिर चार को एक आएगा, दो आएगा, ऐसे अगर आता तो परिमेय संख्या हो जाता। लेकिन यहाँ पे कुछ और होता है। अगर इस पर हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है, इस पर भी वीडियो बनाया जाएगा। चलिए, ये समझ में आ गया, बारह नंबर के भी समझ में आ गया, यानी कि वो परिमेय संख्या के बारे में समझ में आ गया। आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर जो है कॉपी पर लिख लीजिए, ठीक है। अब देख चलिए आगे देखें, आगे जो कर रहा है देखिए, आगे किसी भी संख्या के अंकों के दो मान होते हैं। कितने मान होते हैं? किसी भी संख्या के अंकों के मान कितने होते हैं? दो होते हैं। कौन कौन? एक होता है जातीय मान, जिसको हम बोलते हैं नेज मान। क्या बोलते हैं? नेज मान या अंकित मान, तीनों बोलते हैं, जातीय मान या नेज मान या अंकित मान। समझ में आ रहा है इन बात को? अब दूसरा जो है स्थानिक मान, आपको पता होगा, या स्थानीय मान, है ना, आपको अच्छे से पता होगा। स्थानीय मान निकालने के लिए तरीका भी हम बताएंगे। अगर वीडियो इस पर अभी नहीं बनाए हैं, कमेंट अगर करिएगा तो इस पर भी हम स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, जातीय मान या निज मान या अंकित मान कैसे निकालते हैं, है ना, इस पर वीडियो हम बना देंगे, ठीक है। अभी बनाए नहीं है, कमेंट कीजिएगा तो हम बना देंगे। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हम क्या जानेंगे? भाज्यता की जांच, यानी कि भाज्यता की जांच, भाजक जिसको किसको बोलते हैं, ये हम आगे पर बताएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे कह रहा है उसका जांच हम कैसे कर सकते हैं, है ना, उसका जांच कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे एक नंबर में है, एक से पूर्णतः विभाज्य संख्या का परिभाषा क्या है? एक से किसी भी संख्या में भाग देने पर पूरा पूरा क्या होता है? विभाजित हो जाता है ना। अगर किसी संख्या में एक से भाग दिया जाए तो पूरा पूरी क्या होता है जी? भाग लग जाता है ना, पूरा पूरी भाग लग जाता है। दूसरा है यहाँ पे देखिए थोड़ा ध्यान से, दूसरा जो है दो से पूर्णतः विभाज्य संख्या है। दो से पूर्णतः विभाज्य होने वाली संख्या जो है, किसी भी संख्या के अंत में, किसी भी संख्या, कोई भी संख्या लेना है ना, कोई भी संख्या लिए उसके अंत में क्या होना चाहिए? 2, 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह दो से पूर्णतः विभाज्य होगा, है ना। अब जैसे यहाँ पे देख रहे हैं 2 आया है इकाई अंक में, अंत में क्या है? 2 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 0 है। ये सब जो है जिसके अंत में, जिस संख्या के अंत में क्या आए? 2 आए, 4 आए, 6, 8, 0 आए, उसको हम बोलेंगे 2 से विभाज्य हो जाएगा, यानी कि 2 से भाग लग जाएगा पूरा पूरी, ठीक है, समझे ना बात? तो पूरा पूरी भाग लग जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है यहाँ पे क्या करा, आगे देखो, 3 से पूर्णतः विभाज्य संख्याएं, 3 से पूर्णतः विभाज्य संख्याएं, अगर किसी संख्या में प्रयुक्त अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। जैसे यहाँ पे दिया है 726 है ना, इसको जब जोड़ेंगे 8, 6, 2, 8, 7, 15, 15 जो है 3 से विभाज्य हो रहा है ना जी। 15 अगर 15 में भाग देंगे 3 से, पूरा पूरा विभाज्य हो रहा है, इसलिए 3 से विभाज्य होगा। इसको जोड़िए, यहाँ पे 1731 है, इसको जोड़िए, 1, 7 को जो 8, 8 है, 8, 3, 11, 1, 12, 12 जो है 3 से विभाज्य होता है, इसीलिए 1731 जो है 3 से विभाज्य होगा। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे है 4 से पूर्णतः विभाज्य संख्याएं, वह बड़ी से बड़ी संख्या के अंतिम के 2 अंकों 4 से विभाज्य हो, या किसी संख्या के अंत 2 शून्य हो, किसी संख्या के अंत में 2 शून्य हो, वह संख्या 4 से अवश्य ही विभाजित होगी। क्या कहा यहाँ पे? वह बड़ी से बड़ी संख्या, कोई भी बराबर बड़ी से बड़ी संख्या लेना है जिसके अंतिम के 2 अंक
अंक के 4 से विभाज्य हो उसे हम 4 से विभाज्य होगा, या अंत में 2 जीरो हो उसमें भी क्या होगा, 4 से विभाज्य होगा। जैसे यहाँ पे संख्या लिए हैं, संख्या के अंतिम में क्या है, 36 है। 36 जो है 4 से भाग अगर लगाएंगे पूरा पूरे भाग लग जाएगा। 48 है, 48 भी लग जाएगा, 2 जीरो लिए ना 1700 में, ये भी पूरा पूरा 4 से भाग लग जाएगा। ठीक है, समझे बात को। अब देखिए, अब यहाँ पर है 5 नंबर में, 5 से पूर्णतः विभाज्य होने वाली संख्या। ऐसी किसी संख्या के अंतिम अंक 0 या 5 हो, किसी संख्या के अंतिम में 0 हो या 5 हो उसे हम क्या बोलेंगे, 5 से विभाज्य होगी। जिससे यहाँ पे 5 आया है ना, यहाँ पे 0 आया है, ये 5 से विभाज्य होगा, है ना। ये मान देंगे अंदाज, यहाँ पे 5 से भाग लग जाएगा, इसमें 5 से भाग लग जाएगा, समझे ना। चलिए, अब यहाँ पे 6 नंबर में, 6 से पूर्णतः विभाज्य संख्याएं। कोई संख्या 2 और 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 6 से भी पूरा पूरा विभाजित होगी। जो संख्या 2 से और 3 से पूरा पूरा विभाजित होता है ना, 2 और 3 का हम बताए ना पीछे, 2 और 3 से जो विभाजित होगा वो 6 से भी विभाजित होने की पूरा पूरा भाग 6 से भी लग जाएगा। जैसे 72,312 है, ये मतलब 2 से भी भाग लगता है, 3 से भी लगता है, 6 से भी लग जाएगा। ठीक है, 1020 है, 2 से भाग लगेगा, 3 से भी लगेगा और 6 से भी लग जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिए देखें आगे देखते हैं। आप नोटबुक करते जाइए, नोट करते जाइए, है ना। अब देखिए आगे, 7 से विभाज्य संख्या। सामान्य 6 अंकों की पुनःवृत्ति से बनी संख्या 7 से अवश्य ही विभाजित होगी। देखो 6 अंकों का एक ही लगातार संख्या हो, जैसे एक है, एक 6 बार आया है, 2 2 2 2 6 बार आया है, 3 3 3 6 बार दिए है ना, तो 4 4 4 6 बार, ऐसी 14 14 14 14 14 जो है 6 बार आया है। ऐसी संख्या जो है 6 से 7 से जो है भाग लग जाएगा, पूरा पूरी अगर भाग देंगे पूरा पूरी भाग लग जाएगा, समझे ना। ये सब हुआ उदाहरण इसका। चलिए देखते हैं अगला 8 नंबर का, समझे में आगा। यहाँ देखिए, 8 से विभाज्य संख्या। अगर किसी संख्या का अंतिम 3 अंक का शून्य हो या अंतिम के 3 अंक 8 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगा। क्या करें, अंतिम के 3 शून्य होना चाहिए, अंतिम के 3 शून्य होना चाहिए, उसे हम 3 से क्या होगा, 8 से विभाजित होगा। अब यहाँ पे 3 अंक शून्य हो, जैसे यहाँ पे क्या है जी, 848 है, ये जो है 8 से विभाजित होगा, ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। ठीक है, यानी कि ये हो गया, समझ में आ गया। अब चलिए आगे जो है 9 से विभाज्य संख्या। अगर किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य हो वह संख्या 9 से अवश्य ही विभाज्य होगी। जैसे यहाँ पे अगर जोड़ें इसको हम, 9 5 14, 14 4 18, 18 जो है 9 से भाग लगता है ना जी, यानी 459 में अगर 9 से भाग देंगे तो पूरा पूरी कट जाएगा। 2 4 6 9, ये भी 9 से भाग अगर देंगे इसमें ये भी लग जाएगा, क्योंकि योग पर जो हो रहा है, योग 9 18 27 ऐसे अगर निकलेगा तो 9 से विभाज्य होगा। उसी तरह ये भी है। चलिए ये भी समझ में आ गया। अब चलिए आगे जो है क्या करा, आगे 10 से विभाज्य संख्या। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक शून्य हो, अंतिम अंक क्या हो, शून्य हो, या वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। जैसे यहाँ पे अंतिम में 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पर 0 है, ठीक है, अंतिम में 0 है, ये जो है 10 से विभाज्य होगी, है ना। अगर भाग देंगे 10 से पूरा पूरे भाग लग जाएगा, शेष पर नहीं बचेगा, समझे ना। चलिए देखिए, अब यहाँ पे 11 से विभाज्य संख्या है। अगर किसी संख्या के विषम स्थान पर स्थित अंकों का योग तथा सम स्थानों पर स्थित अंकों के योग का अंतर 0 हो या 11 से विभाज्य हो
वह पूरी संख्या 11 से विभाजित होगा। जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पर क्या है जी, यहाँ पर 1 9 और 1, ये भी क्या है, विषम संख्या है, ये भी क्या है, विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या, ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या। जोड़ेंगे तो 11 - 11 बराबर 0। इसको भी किया उसी तरीका से, ठीक है, समझे ना। चलिए देखिए आगे। आगे जो है क्या कर रहा है, नोट में है, याद रखना है इसको। किसी संख्या की पुनरावृत्ति सम में हुई हो, जैसे 22, 44, 4 गो 5 है, 6 गो 9 है आदि हो, तो यह सभी संख्या 11 से अवश्य ही विभाजित होगी। समझे ना। चलिए आगे जो कर रहा है नोट में, यदि किसी संख्या में 3, 6, 9 या 12 आदि 3 के गुणज में समान अंकों की पुनरावृत्ति हुई हो, तो वह संख्या 3 तथा 37 से अवश्य ही विभाजित होगा। 3 तथा 37 है। जैसे यहाँ पे जो है 6 को 3 है, 5 है, 3 को 3 है और 12 को क्या है जी, 12 को 7 है। इसको हम अगर 3 से भी भाग लगाएंगे और 37 से भी लगाएंगे तो पूरी भाग लग जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे देखें। आगे जो है क्या कर रहा है, अगर कोई संख्या 6, 12, 12 आदि 6 के गुणज में हुई हो, तो वह संख्या 3, 7, 11 एवं 13 से अवश्य ही विभाजित होगी। ठीक है, आगे देखो। अब आगे जो है, जो संख्या 7 से विभाजित के लिए सत्य है, वह संख्या 3, 7, 11, 13 आदि संख्याओं के लिए भी सत्य है ना। ये जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है, संख्या के बारे में अच्छी समझ गए, सारी बातें समझ में आ गया। चलिए अब हम कल से हम जानेंगे प्रश्नावली। विद्यासागर अंकगणित का जो है, आप अगर विद्यासागर अंक नहीं देखे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। विद्यासागर अंकगणित है, NCERT बुक से है, बटन पर है, विद्यासागर अंकगणित, है ना। अब यहाँ पर इसी को हम बताएंगे, समझाएंगे और प्रश्नावली पर हम जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से समझना है और बुझना भी है ना। चलिए, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, और पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, यहाँ से हम शुरू करेंगे, समझे ना। क्या करेंगे, यहाँ से जो है शुरू करेंगे, और ध्यान से देख लीजिए, यहाँ से हम शुरू करेंगे। यहाँ कल हम जो करेंगे, कल से यहाँ शुरू करेंगे, और यहाँ बहुत सवाल है, इसमें सभी को हम हल करेंगे, अच्छे से समझेंगे और ज्ञान लेंगे। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।